गुड मॉर्निंग एवरीवन। करीम सिटी कॉलेज के वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनामिका सिंह है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वो है एन इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। सिंपली भारत में प्रजातंत्र कब से शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है और आज वो किस स्थिति में है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप या कुछ उसमें आप ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स से पता चलता है कि उसमें क्या कमी रह गई है या उसमें कुछ और ऐड करके हम इस वीडियो को या आने वाले समय में उसको और मजबूत रूप कैसे दे दें जिसमें हमारा सारा एस्पेक्ट अच्छे से उसमें कंक्लूड हो जाए। तो कमेंट करना ना भूलें। हम आते हैं अब भारत में प्रजातंत्र की ओर। जैसा कि सिंपली हम लोग सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, आम जनता का तंत्र, आम जनता का शासन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी शब्द आया कहाँ से। यह शब्द आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर यह प्रजातंत्र शब्द बना है। वह दो शब्द है डेमोस मतलब पीपल एंड क्रेटोस। क्रेटोस मतलब पावर और रूल, लोगों की शक्ति, लोगों का पावर। इसके बाद हम ये समझेंगे आज के समय में डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है। पूरे विश्व में अगर हम कुछ जगहों को छोड़ दें तो जैसे कि यूएई, ओमान, इस तरह के कुछ और भी देश हैं जिनको अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली हर जगह, हर देश में, ज़्यादातर देश में प्रजातंत्र है। जो आपको सेकंड स्लाइड में दिखेगा अच्छे से कि कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी है और कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा। प्रजातंत्र क्या है। सिंपली प्रजातंत्र वह है जहाँ जनता डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होती है। शासन में भागीदारी को ही प्रजातंत्र का मुख्य तत्व हम मान सकते हैं या मुख्य विशेषता मान सकते हैं। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह रूल ऑफ मेजॉरिटी है, जहाँ बहुमत का शासन। प्रजातंत्र को हम बहुमत का शासन भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो पावर्स होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो वंशानुगत नहीं होती हैं, इनहेरिटेड नहीं होती है। यहाँ पे हर 5 साल के लिए लोग चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और अगर उनका काम अच्छा नहीं हुआ या जनता उनके काम से संतोष फील नहीं कर रही है या उन्हें सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है कि यह प्रतिनिधि हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है, तो अगले 5 साल के बाद हो सकता है कि वो प्रतिनिधि फिर नहीं चुने जाएं। इस तरह से हम जान सकते हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स या जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर बहुत दबाव होता है अच्छा काम करने को लेकर, क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है। दूसरे, इसमें वोट द्वारा जजमेंट होता है। एक तरह से माने तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि जो सबसे आगे है वो जीता। तो जब इलेक्शन होता है और जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, चाहे वो वोट का अंतर एक ही क्यों न हो, उस प्रत्याशी को विजयी माना जाता है। यह माना जाता है कि उस क्षेत्र के लोग इस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं या उसे अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पहले हम आज़ाद नहीं थे, औपनिवेशिक देश थे, हम किसी के अंडर में थे।
जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, तब हमारे अंदर भी एक लालसा आई कि हम डेमोक्रेटिक देश बनेंगे। यहाँ के सभी निवासियों को हर लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा, उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा, उन्हें समानता का अधिकार होगा। इसलिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में हर साल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हम लोकतांत्रिक देश बन गए और हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान के अंतर्गत देश की सत्ता, राजनीतिक पार्टियां, न्यायपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। यही सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई और 26 जनवरी के बाद हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए। कुछ लोकतंत्र के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक जिस तरह से क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे संप्रभुता है जिसको सोवरेंटी बोलते हैं, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे शब्द संविधान के प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। तो संविधान का प्रस्तावना जो है वह संविधान का सोल माना जाता है, सोल या आत्मा हम कह सकते हैं। संविधान के इस सोल में हमें अपने देश की पूरी लोकतांत्रिक छवि दिखती है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक कैसे देश का सपना देखा था, वो क्या चाहते थे। वो हर तबके के लोग को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, रेस के हों, क्रीड के हों, वो सबको एक समान देखना चाहते थे। वो सब के लिए काम करना चाहते थे और कहीं ना कहीं इसमें वे सफल भी हुए हैं। हम अब बात करेंगे डेमोक्रेसी के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिंपली डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो ये बहुत पहले के समय में कुछ एथेंस, ग्रीक, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उस समय, पॉपुलेशन क्योंकि कम हुआ करती थी वहाँ पे, तो उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। लाइक कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और 2-3 प्रत्याशियों में से एक को चुन लेते थे। तो उस समय ये बहुत इजी हुआ करता था क्योंकि पॉपुलेशन कम हुआ करता था, तो उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। बट आज के डेट में जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे हर एक व्यक्ति गवर्नेंस में हिस्सा लेता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या डायमेंशंस हैं, किस किस स्तर पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में लाइक राइट टू वोट, एक वोट एक अधिकार, चाहे वो किसी भी कोई भी बड़ा हो, कोई भी छोटा हो, या आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, गरीब अमीर सभी को एक वोट का ही अधिकार प्राप्त है। कोई अमीर हो या गरीब हो, हम अमीर हैं या कोई भी, तो फिर वो एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। एक व्यक्ति एक अधिकार। तो एक व्यक्ति और एक वोट का जो एक सिंपली जो एक भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो यह संरचना की, ये बहुत ही अच्छा है, जो हमें बताता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सबके लिए है। दूसरे डायमेंशन में हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक रूप से लोकतंत्र।
सामाजिक रूप से सभी लोग इक्वल हैं, ये इक्वालिटी की बात करता है। समाज में हम किसी भी क्षेत्र से आ रहे हों, बट वहाँ पे सबको अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। तीसरे जो डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आज के समय में सरकार पिछड़े वर्गों के लिए या बीपीएल या गरीब तबकों के लिए बहुत सारा काम करती है, बहुत सारा रिजर्वेशन देने का भी प्रयास जारी रहा है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं या जो लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं समाज में इकोनॉमिकली, उनके लिए काम किया जाता है कि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आएँ और उन्हें भी वो सारे अधिकार प्राप्त हों, सभी को एक जैसा अधिकार प्राप्त हो। ये हैं हमारे डेमोक्रेसी के 3 डायमेंशंस। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय लोकतंत्र के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कह सकते हैं कुछ विशेषताएं, मेन फीचर्स जो भी है। भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं जो भारत को हर जगह से, हर एक देश से अलग करता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, भारत जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी जनसंख्या के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव होता है और हर इलेक्शन के बाद एक सरकार बनती है जो जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे आगे के समय में फिर 5 साल बाद उनके पास जाना है जनता के पास जवाब देने। तो जवाबदेही नामक जो ये शब्द है वह उन्हें काम करने को प्रेरित करती रहती है। अगर वो काम करेंगे तो ही आगे के 5 साल के लिए फिर चुने जाएंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जनता आजकल बड़ी ही समझदार हो गई है, वो उन्हें फिर से मौका नहीं देगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या रूलिंग पार्टीज़ हो, ये सब बहुत अच्छे से ये बात समझते हैं कि हम काम करेंगे तो ही आगे 5 साल के लिए फिर से आ पाएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। तो हम कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये क्या है? पॉपुलर सोवरेंटी। पॉपुलर सोवरेंटी मतलब जो डेमोक्रेसी है वो संप्रभुता पर आधारित है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता वो है जो हमें फ्री करती है बाय द इंटरनल फोर्स और बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से हम फ्री हैं, एक फ्री नेशन है ये। इस पर कहीं से कोई दबाव नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में यह पॉपुलर सोवरेंटी है क्योंकि हमारा देश फ्री है, इसलिए यह किसी के अंडर में नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय लोकतंत्र पॉलिटिकल इक्वलिटी पर आधारित है। समानता का सिद्धांत वो भी पॉलिटिकल वे में कैसे होगा? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम किसी भी जाति, धर्म, क्रीड, कलर, सेक्स किसी भी को बिलोंग करते हो, वी हैव द राइट टू वोट। एक वोट सबका अधिकार है। अगर वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो यही इसकी इक्वालिटी है, यही उसके लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी का काम करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेजॉरिटी रूल्स की। मेजॉरिटी रूल्स क्या है? मेजॉरिटी रूल्स जो हर एक इलेक्शन के बाद देखने को मिलता है। हर एक इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी जिनको चुनती है वह दल या वो अलायंस सरकार बनाते हैं और उनकी सरकार बनती है। इस तरह से माना जाता है कि देश के ज़्यादातर लोगों ने उन्हें पसंद किया है, उन्हें चुना है, वह लोगों की पसंद बन जाते हैं। तो एक आम चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बन रही है, उसको लेकर यह माना ही जाता है कि यह पब्लिक का चॉइस है, जिसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक के चॉइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो पब्लिक का चॉइस है तो वो पार्टी या अलायंस जो भी है वो सरकार बनाती है।
तो इसे हम मान सकते हैं कि हाँ, ये मेजॉरिटी रूल्स है, ज़्यादा लोगों की भागीदारी उस सरकार में है क्योंकि वो सरकार चुनी गई है ज़्यादातर लोगों द्वारा। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वह है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक। संघात्मक हमारा देश राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। फेडरल है, संघात्मक है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने राज्यों को भी बहुत सारी शक्तियां देने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 3 सूचियों का निर्माण किया। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये 3 सूचियां हैं। 3 तरह के जो लिस्ट हैं वह है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सिंपली बताया गया है कि यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर स्टेट और जो भी लॉज बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची है, उसमें स्टेट एंड यूनियन दोनों रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कंट्रोवर्सी यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की है कि कहीं स्टेट एंड जो भी हमारा सेंटर है उनमें क्लैशेस न हो। उनका जो विभाग है वो बंटवारा कर दिया गया है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ स्टेट कहीं लॉज चलेगा, बनाया हुआ विधानसभा का बनाया हुआ लॉज ही चलेगा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नेशन से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स हैं, जो भी कुछ मुद्दे हैं, उन पर हमारी यूनियन पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगी। तो फेडरल जो हमारा जो एक ढांचा है, हमारे देश का जो ढांचा है वो फेडरल है। फेडरल मतलब राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, बट वो कहीं ना कहीं केंद्र से, मतलब हमें कह सकते हैं सिंपली कि संघात्मक उसका नेचर है, बट उसमें थोड़ा सा यूनिटरी या एकात्मकता के भी लक्षण मिलते हैं। वह कहीं ना कहीं सेंटर से भी कनेक्टेड है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश की जो ये शासन व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी है, और संविधान निर्माताओं ने इस ढांचे को बनाने में एक अपनी बहुत ही अच्छी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। इसके आगे हम बात करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट हो या सेंटर हो, जहाँ पर भी मंत्रि परिषद है वह स्टेट में विधानसभा के लिए और सेंटर में पार्लियामेंट के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह रहती है। वह जो भी काम करेगी उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट को बता के करना है, या अगर स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ काम करना चाह रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उनको विधानसभा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें हमेशा एक पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित करता है, और उन्हें जो जवाब देने की जो परंपरा विकसित हुई है उससे यह पता चलता है कि हाँ, वो हमेशा जनता के वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विधानसभा में और संसद में उठाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन की। फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन का मतलब ये हुआ क्योंकि जनता मेजॉरिटी द्वारा चुन के आती है, और मेजॉरिटी द्वारा चुने जाने के कारण यह हम मान सकते हैं कि इसमें जनता का मत होता है। इसके अतिरिक्त जनता जो है इलेक्शन के बाद भी किसी किसी मुद्दे पर अपना मत देती है। कोई भी चीज़ हो, आज के समय में आप देख रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन भी एक तरह का जनमत है। एक बहुत बड़ा जो तबका है वह सरकार को बताना चाह रहा है कि हमारा मत क्या है। तो इससे क्या होता है कि सरकार भी अवेयर रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या जो कह रहे हैं कर रहे हैं क्या वो सही है, वो गलत है। तो इसमें उनको सेल्फ एनालाइज का मौका मिलता रहता है। तो डेमोक्रेसी फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन का भी मौका देती है।
आगे हम बढ़ते हैं, रेस्पेक्ट फॉर ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी। ये हमारे देश की बड़ी ही खूबसूरत परंपरा है। मेजॉरिटी हम जीत के गए, मेजॉरिटी पावर, रूल ऑफ मेजॉरिटी हम माने जाते हैं, ठीक है, उनका शासन बन गया है, लेकिन माइनॉरिटी की बात सुनना बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनने से प्रॉब्लम हो जाती है और इवन मेजॉरिटी वाले लोग भी इस बात को उठाने लगते हैं कि देश में सबका बात सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देश के नागरिक हैं, सभी देश के नागरिक हैं और सबका इसमें योगदान है, सबका पार्टिसिपेशन है, सबने वोट दिया है, सबका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है सरकार से, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना ही एक डेमोक्रेसी का, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। सबको सुनना ही पड़ता है इसमें। उसके आगे हम बात करेंगे प्रोविज़न ऑफ राइट्स की। प्रोविज़न ऑफ राइट्स बड़े ही खूबसूरत ढंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में भी जानते हैं। मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त हैं, हर एक भारतीय को प्राप्त है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हो, उसके बाद राइट टू रिलीजन हो, हम कुछ भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सभी भारतीयों को प्राप्त है और ये मौलिक अधिकार की गारंटी हमारे देश की न्यायपालिका खुद लेती है। सर्वोच्च न्यायालय हो या स्टेट का हाई कोर्ट हो, यह इसकी रक्षक होती है। किसी भी व्यक्ति को इन मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। और हम सबको पता है कि अगर उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और रिट जारी करने के बाद वो उनके इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉज की। रूल ऑफ लॉज मतलब कानून का शासन। हमारे देश में कानून का शासन है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार हो, मंत्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम हो, साधारण नागरिक हो, कोई भी हो, हम सभी कानून के अंतर्गत ही आते हैं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी भी मामले में कानून ही सर्वोच्च है। उसके बाद आता है रूल बाय कॉन्सेंट। हम सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी के अंतर्गत। इंडियन डेमोक्रेसी की जो भी विशेषताएं हैं उसके दौर में हम आगे बढ़ते हैं। रूल बाय कॉन्सेंट, यह कॉन्सेंट का मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी, जो मतलब इलेक्शन के बाद जो मैंने बताया कि क्योंकि मेजॉरिटी चुनी जाती है और उनकी सरकार बनती है तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। वी कांट फोर्स, हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनता का एक बहुत बड़ा भाग है जिन्होंने उन्हें चुना है। तो इसमें हम ये मान कर चलते हैं कि हाँ, उनका जनता का कॉन्सेंट है इसमें, इस सरकार को बनाने में। तो डेमोक्रेसी में यह रूल ऑफ कॉन्सेंट भी आता है। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ कॉन्सेंट के बाद इम्प्लाइज ओपन सोसाइटी। इम्प्लाइज ओपन सोसाइटी मीन सिंपली जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यह एक ओपन सोसाइटी को बढ़ावा देती है। कोई भी व्यक्ति खुल के कुछ बोल सकता है, उन्हें दबाव नहीं है कि आप, जैसे कि मौलिक अधिकारों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिना भी कुछ भी हथियार के हम कहीं जमा हो सकते हैं या हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो जहाँ भावना को व्यक्त करने की बात आती है तो इसका सिंपली मतलब है कि यहाँ पर एक ओपन सोसाइटी डेवलप हो रहा है। तो हमारा सोसाइटी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही ओपन सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीक है, ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं
एक ओपन सोसाइटी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज़। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कि अगर हमने गवर्नमेंट बना लिया, हमारी सरकार बन गई तो बस हम किसी का नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट में मैंने पहले भी कहा कि आप कुछ भी लॉज बनाते हैं उसके पहले क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। इस लॉज का क्या ज़रूरत है, आपको सुनना पड़ेगा, भले ही रूलिंग पार्टी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उन्हें अपोजिशन का सुनना पड़ता है कि आखिर इस लॉज के पीछे के कारण क्या हैं, और अगर हम कोई भी लॉज बनाते हैं तो उसके क्या अच्छे परिणाम आने वाले समय में होने वाले हैं, जनता को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सारी बातें रूलिंग पार्टी को पार्लियामेंट में समझाना पड़ता है, वहाँ पे उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो जीत गया वो सर्वोच्च हो गया, उन्हें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लॉज हैं जिन पे बहुत सारा डिबेट होता है पार्लियामेंट में, तो डिबेट के दौरान ये पता चलता है कि हाँ क्या कमी रह गई है, क्या उसमें और ऐड करना चाहिए, इस कानून की क्या आवश्यकता है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बहुत ही अच्छी विशेषता है, जहाँ रूलिंग पार्टी बहुत सारे पावर्स के साथ भी सुनना पड़ता है उन्हें, और उन्हें हर एक लॉज के पहले डिबेट कराना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर सुनना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे इट इज़ अ वेलफेयर गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो देश हैं हमारे विश्व में, जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, वो सिंपली वेलफेयर स्टेट ही हैं। वेलफेयर स्टेट ऐसा है जहाँ पे जनता को सर्वोपरि माना जाता है, जनता को सुविधा देने की बात की जाती है, अधिकतम सुविधा देने की बात की जाती है, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, रोड हो, पानी हो, सड़क हो, कुछ भी हो। ये जो बेसिक जो नीड्स हैं उनके लिए सरकार काम करती है। और विश्व में ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इस पर ही काम करते हैं कि जनता को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वह एक तरह से वेलफेयर कंट्री भी है, वो वहाँ की वेलफेयर जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रही है। डेमोक्रेसी एक तरह से एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो हर तरह से ऑल राउंड वेलफेयर को पॉसिबल कराती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो सेंटर के इलेक्शन हो। ये हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उनमें उनको अपनी जवाबदेही दिखानी पड़ती है, और वापस उन्हें जनता के पास जाने के लिए एक ग्राउंड चाहिए कि हाँ हमने इन 5 सालों में क्या काम किया। तो उन्हें काम करना पड़ता है, और जब वो काम करते हैं तो ऑटोमेटिक जनता के लिए काम करेंगे, वो प्रेशराइज रहते हैं काम करने के लिए, उन्हें काम करना ही पड़ता है। तो एक तरह से ये जो डेमोक्रेसी है वो जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार करती है। लास्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिंपली ये डेमोक्रेटिक कंट्री की बहुत बड़ी विशेषता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है वह हर एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटर हो सबसे फ्री रहती है, किसी का उस पर कोई दबाव नहीं रहता है। इवन किसी लॉज को जो पार्लियामेंट से पास हो चुके होते हैं उन लॉज को भी जुडिशियरी रिव्यू करती है। रिव्यू मतलब पुनराविलोकन करती है, उसे फिर से देखती है कि क्या ये लॉज जो बने हुए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वह संविधान के कुछ इस तरह से मुख्य जो ढांचा है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जुडिशियरी सर्वोच्च है और एक तरह से आम जनता की संरक्षक भी है। आम जनता के जो मौलिक अधिकारों का हनन के जो भी केस होते हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने अपनी एक बहुत ही विशेष भूमिका अदा की है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हमने बहुत सारे इस तरह के केस में देखा है
कि जुडिशियरी का रोल जब हर जगह से व्यक्ति जब बहुत निराश हो जाता है तो जुडिशियरी की शरण में जाता है, और जुडिशियरी न्यायपालिका पर उसे बहुत भरोसा होता है, और वो भरोसा हमेशा जुडिशियरी ने कायम कर रखा है। उसने भी हमेशा से लोगों की भलाई के लिए काम किया है। भारत में भी जुडिशियरी की ही सर्वोच्चता मानी जाती है, और कोई भी देश का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑर्गन जो है, कोई भी अंग है जो है, वो न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकता है। उसकी संरचना ही ऐसी की गई है, उसे इतने अच्छे से फ्री किया गया है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से। जो पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिपरिषद हो गया या हमारे पीएम, प्रेसिडेंट, इन सब से जुडिशियरी को फ्री रखा गया है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेमोक्रेसी के, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सिंपली अब लास्ट में आते हैं, और हम लोगों ने अभी तक जितना भी इसके बारे में जाना समझा, इससे एक यही कंक्लूज़न निकलता है कि ये हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस पे हम सब भी भारतीयों को बहुत ही गर्व है। यह हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह फल फूल रही है अच्छे से, और ऐसा किसी भी सिचुएशन में जब ऐसा लगता है कि देश की सत्ता जनता की बात नहीं सुन रही है, तो बहुत अच्छा परिवर्तन समय समय पर देखने को भी मिलता है, जिसमें आम जनता एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। और समय समय पर आज़ादी के बाद हम देख सकते हैं कि ऐसा बहुत समय आया है जिसमें जनता ने अपनी बुद्धि का परिचय दिखाया है, और उन्होंने बताया है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था से आगे जा रहे हैं। जो भी काम करना है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही कीजिए। संविधान के अंतर्गत रहना, उसके अंदर में रह के जनता की भलाई के लिए काम करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो बस इस पे थोड़ी और जानकारी लेते जाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।